हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। जब से आरबीआई के नोटिफिकेशन की अपडेट आई है कि 28 अप्रैल को नोटिफिकेशन आने वाला है, पिछले 2 दिन से मेरे पास इतने डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के। 2 दिन भी नहीं, परसों से एक दिन पहले की रात से, जिस दिन से टेंडर का रिलीज हुआ है, इतने बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं और वो कुछ सेम डाउट्स है जो रिपीटेड है। और आप में से जिन लोगों ने अपने डाउट्स नहीं पूछे हैं, जिनके मन में हैं, उनके भी ऐसे काफी सारे डाउट्स होंगे। तो रेदर देन मैं एक एक बच्चे को रिप्लाई करता जाऊं, मैंने फिर एक वीडियो ही बनाने का सोच लिया कि मैं इस चीज़ पर एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि एक बार में आप सबके डाउट्स क्लियर हो जाए। एंड देन मैं आप लोगों के लिए जो स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। टू बी ऑनेस्ट, पिछले 2 दिन से मैं स्टडी मटेरियल पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मेरा सारा टाइम बच्चों के डाउट्स में जा रहा है। बच्चों ने सवाल पूछा है कि सर, आई एम अ कंप्लीट बिगनर, कैन आई प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2026 नाउ। अब आप ये समझिए, आपके पास अगर 2 हफ्ता नोटिफिकेशन आने के लिए बचा है, 2 हफ्ता भी पूरा नहीं है आपके पास, उसके बाद 1 से 1.5 महीने में आपका फेज 1 हो जाएगा और उसके 1 से 1.5 महीने में फेज 2 हो जाएगा। तो 3 साढ़े 3 महीने में आरबीआई ग्रेड भी नहीं होता। फॉर कंप्लीट बिगनर बिल्कुल भी नहीं होता। अब आप लोगों को आरबीआई ग्रेड भी करना है, तो आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट है? सबसे अच्छा है कि आप क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए पर फोकस करें। अभी से भी अगर आप इन पर फोकस करना शुरू करते हैं, जीए पे खास तौर से ज्यादा फोकस करके, कि आप लोग फेज 1 अपना क्लियर कर पाए। आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि आप लोग फेज 1 क्लियर कर पाओ। फेज 1 क्लियर करोगे तो फेज 2 में आप लोग अपीयर करोगे। अब फेज 1 के बाद जितना भी टाइम है, फेज 2 में हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और ये बेस्ट कैसे देंगे? हम लोग देंगे डिस्क्रिप्टिव के थ्रू। इस टाइम पे आप लोग फेज 2 के लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव प्रिपेयर करोगे, फेज 1 प्रिपेयर करने के बाद से, या मे बी उस एग्जाम के बाद से। डिस्क्रिप्टिव प्रिपेयर करोगे अच्छे से तो उसमें ऑब्जेक्टिव का काफी अच्छा पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एम है कि आप फेज 2 को अपीयर करो। मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम क्लियर करने की बात नहीं कर रहा हूँ। फेज 2 का एक्सपीरियंस लो, सो दैट 2027 को आप फर्दर स्ट्रांगली टारगेट कर पाओ। देखिए, अब फेज 1, अब आरबीआई ग्रेड बी के लिए फॉर अ कंप्लीट बिगिनर ऑलरेडी बहुत लेट है। फेज सॉरी 2026 आपका एनी हाउ क्लियर नहीं होगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट ये रियलिस्टिक फैक्ट आप लोगों के साथ बोलना चाहता हूं, ताकि कहीं किसी और की बात में आके आप लोग अपने पैसे खर्च करके कोई पेड कोर्स ना खरीद लें। आप लोगों के पास बहुत पैसे हैं, आप लोगों के फादर मदर बहुत अमीर है, या फिर आप बहुत अमीर हो, ठीक है, आप लोगों का पैसा कैसे भी स्पेंड करो। बट मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो स्ट्रगलिंग है, जिनके पेरेंट्स उतने ज़्यादा फाइनेंशियली रिच नहीं है, जिन लोगों को उस पैसे की कदर है कि वो बहुत मेहनत से कमाया है उनके पेरेंट्स ने या उन्होंने। तो उन लोगों को मैं ये बोलूंगा कि आप लोग 2027 टारगेट करो। बट टारगेट करने के लिए पहले फेज 1 क्लियर करो 2026 का। फेज 2 अपीयर करो। फेज 2 अपीयर करने के लिए आपको फेज 1 क्लियर करना जरूरी है। और फेज 1 के बाद जो करीब 1 महीने का टाइम मिलेगा, 1 से 1.5 महीने का, या जितना भी टाइम मिलेगा, उस टाइम में आप डिस्क्रिप्टिव अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक बार डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस कर लोगे, उसमें कुछ पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी कवर आ जाएगा। एग्जाम में हम कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो सेपरेट है। भगवान की कृपा रही तो हो सकता है कि आपका फेज 2 क्लियर हो जाए, भले ही मार्जिन पे क्लियर होगा। बट फेज 2 अगर क्लियर होता तो आप इंटरव्यू भी फेस कर पाओगे। मुश्किल है फेज 2 क्लियर हो पाना, मैं कोई झूठी होप नहीं देना चाहता आप लोगों को, बट हम लोग ऐसा कर सकते हैं। कोई अगर इस चीज का कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट में टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन इन जून, व्हाट शुड आई डू। ये भी मुझसे काफी सारे बच्चों ने सवाल पूछा है। तो बच्चों देखो, आप लोगों का अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ। आप लोगों ने पहले ऐसी होप्स रखी थी कि अगर आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में एग्जाम आता है तो आप लोग उसकी तैयारी करेंगे, और आप लोग तैयारी कर भी रहे हो, मेरे साथ में काफी सारे बच्चे हैं। आप लोगों के लिए मैं सबसे अच्छा बोलूंगा कि आप लोग नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी शुरू करो। रीजन बीइंग, जो ईएसआई है, ईएसआई में हमारे पास जो पार्ट्स है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक और गवर्नमेंट स्कीम, या फिर रिपोर्ट्स, ये हमारा नाबार्ड ग्रेड ए के अंदर भी आएगा। नाबार्ड ग्रेड ए के अंदर भी आएगा, तो अगर आप लोग ये करते हो तो ऑलरेडी आपकी आरबीआई की तैयारी हो गई, और नाबार्ड भी आप लोग कर रहे हो, नाबार्ड ग्रेड ए। फर्दर, नाबार्ड ग्रेड ए का हम लोग एआरडी का सेक्शन जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 के बाद में हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए भी शुरू कर देंगे जल्दी। तो एआरडी आप लोगों का एक बार कवर हो जाएगा, आप लोग नाबार्ड का एग्जाम दे लेंगे, और वहां से आप आरबीआई ग्रेड बी 2027 की तैयारी शुरू कर देंगे। अगर आरबीआई ग्रेड बी के बाद कोई बहुत अच्छी जॉब है जिसमें वैकेंसी कंपैरेटिवली ज्यादा है बाकी रेगुलेटर्स के, तो वो नाबार्ड ग्रेड ए की जॉब आती है। तो आप आरबीआई ग्रेड बी 2027 टारगेट करिए, बट उसके साथ में अभी के लिए आप नाबार्ड ग्रेड ए शुरू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि सर, मैं ऑलरेडी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, नाउ मैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ?
अगर आप लोगों ने बैंकिंग एग्जाम्स ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर करे हैं, माइंड माई वर्ड्स अच्छे से प्रिपेयर करा है, तो आपको अपना क्वांट्स और रीजनिंग मेनली रिवाइज करना है, क्योंकि इंग्लिश में भी आपको प्रैक्टिस की नीड है, आप इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है। डेली 2 घंटा आप रिवाइज करिए अपना फेज 1 के लिए क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश। बाकी टाइम आपका फेज 2 के लिए जाएगा। जो मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो दिया हुआ है आरबीआई का, उसमें फेज 2 के लिए मुझे आपके करीब करीब 6 घंटे चाहिए दिन के। 6 घंटे आप फेज 2 के लिए देंगे और 2 घंटा आप क्वांट्स और रीजनिंग करेंगे, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश। तो बचा हुआ आपके पास दिन में अभी भी काफी टाइम है। आपके पास दिन के 24 घंटे में से अगर आप 8 घंटे भी सो रहे हो, आपके पास 16 घंटे बचते हैं। 16 घंटे में से भी आप 3 से 4 घंटे अपने लिए निकालते हो, अपने डेली कोर्स के लिए, मम्मी पापा के साथ बैठने के लिए, अपने रेगुलर लाइफ के लिए। उसके बाद भी आपके पास 12 घंटे बचते हैं। आपने 8 घंटे अगर पढ़ाई के लिए निकाल दिए, तो बचे हुए 4 घंटे आप जीए करोगे। 4 घंटे जीए, 6 घंटे फेज 2 और 2 घंटा फेज 1। जीए को अलग से इसलिए बोला है क्योंकि जीए का पार्ट फेज 1 के लिए भी है और फेज 2 के लिए भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अगर आपने बैंकिंग की तैयारी अच्छे से करी है, तो आप लोग ये तैयारी कर सकते हैं। सर, क्या हम नाबार्ड ग्रेड ए 2026 और आरबीआई ग्रेड बी 2027 प्रिपेयर कर सकते हैं? हम बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ऑलरेडी ये बात बताई है। जिन लोगों का ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उन लोगों को मैंने बोला है कि आप नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी शुरू करिए। और नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी में ईएसआई का जो पार्ट है, ये ऑलरेडी ओवरलैप है काफी हद तक। मतलब पूरा ईएसआई का सिलेबस भी अगर मैं ना बोलूं तो 80% तो सिलेबस ओवरलैप होता ही होता है। आप नाबार्ड ग्रेड ए के लिए जब ईएसआई करेंगे, वो आपको आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर करा रहा है ऑलरेडी। हम ईएसआई इस तरह से ही करेंगे कि वो नाबार्ड आरबीआई दोनों के लिए काम आएगा। फिर नाबार्ड के लिए एक बार जब हम एआरडी कर लेंगे, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कर लेंगे, और नाबार्ड के बाद में हम फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जो मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी दिया है, उसके लिए 60 डेज चाहिए हमें फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए। इसमें भी अगर आप अभी से 2-4 दिन अपना देना शुरू कर देते हैं, आरबीआई ग्रेड बी 2027 के लिए दिन के 2 घंटे भी अगर आप निकालना शुरू करते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट के साथ में, जब तक हम एआरडी शुरू नहीं कर रहे हैं, तब तक आप फाइनेंस मैनेजमेंट और ईएसआई शुरू कर सकते हैं। और उसके साथ में क्वांट्स और रीजनिंग पे आपको वर्क करना पड़ेगा। क्वांट्स और रीजनिंग पे आपको साथ साथ काम करना पड़ेगा। तो आप लोगों का नाबार्ड ग्रेड ए और आरबीआई ग्रेड बी 2027 हम स्मार्ट वे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। नाउ कैसे करोगे? आप क्वांट्स और रीजनिंग पे वर्क करिए, ईएसआई करना शुरू करिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के वीडियोस हैं उन्हें करना शुरू करिए। बाकी नाबार्ड के लिए मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा, जैसे आरबीआई के लिए बनाया है। वो हम लोग कैसे कैसे शुरू करना है नाबार्ड को, वो हम लोग देखेंगे। बट इन द मीनवाइल, अगर तब तक आप लोग अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्वांट्स रीजनिंग और ईएसआई का, तो वो एक एडिड एडवांटेज रहेगी आप लोगों के लिए। हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2027 बीइंग अ कंप्लीट बिगनर? अब जो लोग बिल्कुल ही बिगनिंग से शुरू कर रहे हैं, तो याद कीजिए मैंने जो सबसे पहला आरबीआई ग्रेड बी का वीडियो दिया था, उसमें मैंने डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज बताया था कैसे कैसे करना है। हमें उसी तरह से करना है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए मैंने 60 डेज प्लेलिस्ट दी है, आप इसके थ्रू करिए। ईएसआई को आप साथ साथ करना शुरू करिए, ऑल्टरनेट डेज पे करिए। बट डेली बेसिस पे क्वांट्स और रीजनिंग आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। क्वांट्स कैसे करनी है, मैंने आप लोगों को 3 तरीके बताए थे। सबसे पहले है लेवल 0, फिर है लेवल 1, फिर है लेवल 2। लेवल 0 में मैंने 4 वीडियोस डाले हुए हैं बिल्कुल फाउंडेशन बनाने के लिए। रेशियो, परसेंटेज, मिक्सचर्स, पार्टनरशिप। क्योंकि इन्हीं में जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम लोग यूज करके लेवल 1 पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं। लेवल 1 के जो वीडियोस मैंने दिए हुए हैं, आप उन वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं लेवल 1 तक। लेवल 2 के वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा कुछ टाइम में। 2026 वाले बच्चों के लिए तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, बट 2027 वाले बच्चों के लिए लेवल 2 के वीडियोस जरूर आ जाएंगे। और लेवल 2 में सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस करने हैं। जो आपकी स्पीड और कॉन्सेप्ट बनेगा, वो लेवल 1 से बनेगा। लेवल 0 आपको टॉपिक से फेमिलियराइज कराने के लिए होगा, ताकि जब लेवल 1 में हम शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को समझ आ पाए। क्योंकि हम लेवल 1 के सवाल आधे ओरली करते हैं, पेन हम बहुत कम चलाते हैं। स्पीड बनाने का तरीका है कि आपको पेन का यूज कम करना है कॉन्स में, ओरली ज्यादा करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 50 की कोई चीज है हमारी 50 रुपीज की, जिसको मैंने 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ा दिया, तो आपको 50 इंटू 120 अपॉन 100 इंटू 130 अपॉन 100 नहीं करना। आपको ये ओरली करना है कि 50 का 20% कितना होता है। 50 का 20% 10 होता है, आपने उसको 50 से 60 कर दिया। 60 का 30% हमारे पास 18 होता है, तो आपने 60 से 78 कर दिया। इस तरह की कैलकुलेशन के लिए, ओरली करने के लिए, ये तो मैंने बहुत बेसिक सा दिया, थोड़े बड़े नंबर्स भी आएंगे। उसके लिए लेवल 1 सॉरी लेवल 0 वाले वीडियोस देखने जरूरी हैं।
मेजरली आपके एग्जाम्स लेवल 1 वाले वीडियोस के थ्रू ही कवर हो जाते हैं, बट कुछ पेपर्स के लिए हमें लेवल 2 करना ज़रूरी है। वो हम लोग करेंगे अभी थोड़े टाइम के बाद से। तो आप लोग क्वांट्स का अपना करिए। रीजनिंग के लिए जो भी मैंने आपको फैकल्टीज बताए हैं बाकी वीडियोस में, सोर्सेज वाले वीडियोस में, उसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं। रीजनिंग काफ़ी अच्छे-अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे शांतनु सर, सॉरी सौरभ सर हैं, पुनीत सर हैं, ऐसे बहुत सारे और भी अच्छे टीचर्स हैं। आप उनमें से किसी के भी थ्रू रीजनिंग देख सकते हैं। सर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम्स एंड आरबीआई साइमल्टेनियसली, कैन आई डू इट? अब अगर आप ये मुझसे आरबीआई 2026 की बात कर रहे हैं तो फिर नो। अगर आरबीआई 2027 की बात कर रहे हैं तो फिर यस। क्योंकि जो आरबीआई का फेज 1 है, आरबीआई का फेज 1 क्या है? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, लेवल, आरआरबी, पीओ मेंस। तो अगर आप ये ऑलरेडी आरआरबी पीओ मेंस पर ऑलरेडी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आप करते चलिए। ये तैयारी आप करिए, आरबीआई फेज 1 की तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो आप आरआरबी पीओ मेंस तक सारे एग्जाम कवर कर रहे हैं। फिर आपका कौन सा एग्जाम बचता है? आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस। इन दो पेपर के अलावा बाकी सारे एग्जाम्स की तैयारी आपकी आरबीआई फेज 1 के थ्रू हो रही है। बस सिर्फ इतना ही तो फर्क है कि बाकी जगह जीए 40 नंबर की है, यहाँ पे आपकी जीए 80 नंबर की है। बाकी तो सब सेम है, कॉन्सेप्ट तो सारे सेम है ना, सिर्फ क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो ये आप करते चलिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस के अलावा बाकी सारी तैयारी आपकी सेम है। और इन दोनों एग्जाम्स के प्री के बाद से, इन दोनों एग्जाम के प्री निकलने के या प्री होने के बाद से आप स्पेसिफिकली इन दोनों के मेंस की तैयारी बीच में 1 महीने के लिए कर सकते हैं, सो दैट आपको ये भी ना लगे कि आपको कोई पेपर छूट रहा है। तो ये विद द टाइम जैसे जैसे नोटिफिकेशंस आएंगे हम लोग उस हिसाब से डिस्कस करते जाएंगे। बट अभी के लिए यस, यू कैन डू इट। फॉलो करने का तरीका, जिस तरह से मैंने आरबीआई फेज 1 आपको सोर्सेज वाले वीडियो में बताया है, स्ट्रेटेजीज वाले वीडियो में बताया है, आप उस तरह से करते चलिए। सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2027? तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी लोग 2027 को टारगेट कर रहे हो, आप लोगों के लिए डिटेल्ड गाइडेंस प्लान मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है फेज 2 के लिए। फेज 1 के लिए मैंने पीछे बताया था आपको कैसे लेवल 0 लेवल 1 प्रिपेयर करना है क्वांट्स में। रीजनिंग आप लोग कोई भी फैकल्टी फॉलो करिए। सोर्सेज वाला एक वीडियो मैंने दिया है, आज ही दिया है, उस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन से सोर्सेज हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, उनको आप एक बार स्ट्रॉन्ग करना शुरू करिए। उसके साथ में सबसे पहला काम हमारा, जब जब भी हम ग्रेड बी की बात करते हैं, हमें फाइनेंस और मैनेजमेंट अपना कंप्लीट करना होता है, क्योंकि 80% सिलेबस इसका स्टैटिक होता है। इस सिलेबस में चेंज नहीं होता, इसमें नई चीजें ऐड नहीं होती। आप फाइनेंस और मैनेजमेंट के साथ में ईएसआई स्टैटिक शुरू कर सकते हैं। दिन के 2 से 3 घंटे आप अगर अभी के लिए क्वांट्स और रीजनिंग को देना शुरू करेंगे तो फॉर द टाइम बिंग वो सफिशियंट है आने वाले 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए। उसके बाद आपका मैनेजमेंट का टाइम बचेगा, ईएसआई का टाइम बचेगा, तो वो टाइम आप फेज 1 के लिए धीरे धीरे ऐड ऑन कर सकते हैं। सर आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर फेज 1 बट नॉट फेज 2। अगर मैं अभी से फेज 2 शुरू करता हूं तो क्या एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपका फेज 1 ऑलरेडी स्ट्रांग है तो उससे हमें ऑलरेडी पता चल रहा है कि आपका मेजर टाइम फेज 2 के लिए देना होगा। तो मेजर टाइम हम लोग फेज 2 को दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि फेज 1 पे मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप फेज 1 कर सकते हैं। फेज 2 के लिए हम लोग जब जनरल अवेयरनेस पे फोकस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फेज 1 का जीए सेक्शन स्ट्रांग करेगा। रीजनिंग क्वांट्स इंग्लिश में मान के चल रहा हूँ कि योर फेज 1 इज स्ट्रांग, का मतलब है कि रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश आपकी सही है। तो हमें फेज 2 के लिए मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड प्लान दिया हुआ है स्ट्रेटेजी वीडियो में। आपको 5 से 6 या 7 घंटे आप लोगों को फेज 2 पे फोकस करना होगा और फेज 2 किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, प्रोवाइडेड आपको कंसिस्टेंटली डेडिकेशन के साथ करना है और वो ग्रेस्पिंग पावर आपकी होनी चाहिए। सर इतने कम टाइम में एफएम और ईएसआई स्ट्रांग हो पाएगा? स्टार्ट करना चाहिए या दूसरे एग्जाम पे फोकस करना बेटर है? तो देखो, सिचुएशन टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है, सिचुएशन पॉसिबल है। आपने जब मुझसे जिसने भी ये सवाल पूछा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनका फेज 1 स्ट्रांग होगा। फेज 1 अगर स्ट्रांग है तो आपको फोकस फेज 2 पे स्मार्टली करना होगा। मैंने बार बार आप लोगों को बोला है कि हैंड रिटन नोट्स बनाओ फाइनेंस और मैनेजमेंट के, ईएसआई की स्कीम्स हैं उनके लिख के नोट्स बनाओ, ताकि आपकी रिटेंशन पावर बढ़े। अगर अपने हाथ से हम लोग कोई चीज लिखते हैं तो उसे रिटेन करना आसान होता है, उसे रिवाइज करना आसान होता है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा अभी भी, बट आप कर सकते हो। सर आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड, हाउ शुड आई प्रायोरिटाइज एंड स्टे ऑन ट्रैक? तो स्टूडेंट देखिए, आप लोगों को कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि इतना ढेर सारा सिलेबस है, कैसे कैसे करेंगे, समझ नहीं आ रहा, तो आप ये देखिए कि इनिशियली आपको 2 से 3 घंटे देने थे फेज 2 सब्जेक्ट्स के लिए, आप लोगों ने दिए। आप लोग फेज 1 पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपको सिलेबस जब इतना ज्यादा लग रहा है, कहीं पर भी अगर खुद पे डाउट है
तो पहले फेज 1 को आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, 15 दिन दीजिए फेज 1 को, फेज 1 को स्ट्रॉन्ग करिए 15 दिन में जितना भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फेज 2 के लिए अपना टाइम बढ़ाते जाइए। डेली शुरू के 2 से 3 घंटे से शुरू करिए, उसके बाद धीरे-धीरे टाइम और बढ़ाते जाइए। कोशिश ये करिए कि फेज 1 एग्जाम आते-आते तक हमारा फेज 2 का स्टैटिक पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाए। स्टैटिक पार्ट में मैं यहाँ गवर्नमेंट स्कीम्स भी बोलूंगा जो मैं मंथली बेसिस पे ऑलरेडी करा रहा हूँ। करंट अफेयर्स फेज 1 में आप लोग ऑलरेडी कवर कर ही रहे हैं। फिर फेज 2 की हमें प्रैक्टिस बचेगी तो वो हम फेज 1 और फेज 2 के बीच में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड फेज 1 आपका अच्छा है। आपने फेज 1 अच्छा कर लिया है, क्लियर कर लिया, और उसके साथ में डेली 2 से 3 घंटे आप फेज 2 को अभी से देना शुरू कर रहे हो। दोनों ही सब्जेक्ट, सॉरी, दोनों ही फेजेस आपको साथ-साथ लेकर चलने पड़ेंगे, अगर आपको 2026 देना है तो। डू वी हैव इनफ टाइम फॉर फेज 2 इफ फेज 1 इज स्ट्रांग? ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी पीछे भी एक लिया था, तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। आई एम वर्किंग, शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2026? अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तब तो देखिए 2026 के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी लेट हो चुका है, तो आप वर्किंग हो, आपके पास टाइम का लिमिटेशन ऑलरेडी कम है। हाउएवर, मैं आपको भी ये बोलूंगा कि पहले आप फेज 1 क्लियर करने पे फोकस करो। कोशिश करो कि अभी आपका टारगेट होना चाहिए आरबीआई फेज 1 क्लियर करना। आरबीआई फेज 1 आप अगर क्लियर कर लेंगे तो आप फेज 2 का एक्सपीरियंस ले पाओगे। फेज 2 अटेम्प्ट करो, जितना भी बेस्ट कर सकते हो। वो बेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम बहुत कम होगा। मैंने पीछे किसी को बताया था कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के थ्रू करने की कोशिश करो। डिस्क्रिप्टिव आंसर सो दैट आप ब्लैंक ना रहो एग्जाम में, आपको लगे कि एटलीस्ट कुछ तो पढ़कर आए हो। फेज 2 का जब एक्सपीरियंस ले लोगे, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप 2027 को अपना मेन टारगेट बनाओ, और अभी से उसका बेस बनाना शुरू करो। वो बेस कैसे बनेगा? फेज 1 आपने अगर क्लियर कर लिया तो आपका फेज 1 का बेस ऑलरेडी बना हुआ है। फेज 2 में आपने खुद को पुश करके कुछ टॉपिक्स अपने पक्के कर लिए हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के थ्रू, तो वो चीज तो आपको दोबारा करने की नीड नहीं पड़ेगी ना, सिर्फ रिवीजन की नीड पड़ेगी। तो वो आप कर सकते हैं, उसमें इतना ज्यादा क्रिटिकल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो ये मेरा आरबीआई ग्रेड बी का चैनल है, ये आरबीआई ग्रेड बी का ग्रुप है, इसके थ्रू आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे आरबीआई जीआरबी 2026, आपको ये लिंक, ये चैनल मिल जाएगा। सर्च करेंगे आरबीआई ग्रेड बी मेंस एग्जाम, आप लोगों को मेरा ये ग्रुप मिल जाएगा। विशवाइज क्लासेस डालेंगे तो आप लोगों को मेरा मेन चैनल मिल जाएगा विशवाइज क्लासेस का। अगर और भी किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई बात है आपकी जो बैंकिंग पैटर्न पर होता है, आईबीपीएस के थ्रू होता है, तो आप लोग मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। वीडियो आप लोगों को समझ आया हो, आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।